हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ये जो वीडियो की सीरीज होंगी ये होंगी 2021 से 22 वाले बैच के बच्चों के लिए। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए चैप्टर के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 1 जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग का। तो प्लानिंग जो है वो एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है। मैं पहले से ही कुछ सोच के रखता हूँ अपने मन के अंदर, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता हूँ। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? मैंने पहले से ही कुछ सोच के रखा, दैट इज थिंकिंग इन एडवांस फॉर समथिंग विच गोइंग टू बी अकर इन द फ्यूचर। ओके, अब मैं उस चीज पे काम करूंगा ताकि वो चीज जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, मेरा फाइनल गोल है, मैं उसको अच्छी तरीके से अचीव कर सकूं। लेट्स से अगर मुझे बाजार से सामान लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा पहले मेरा फाइनल गोल क्या है, बाजार से सामान लाना। मैं उसके लिए क्या करूंगा, चीजों को इकट्ठा करूंगा, प्लान करूंगा पूरा कि हाँ मुझे बैग लेके जाना चाहिए, मुझे पैसे लेके जाने चाहिए। तो वो चीजों को इकट्ठा करना, फिर उनके लिए फाइनल गोल जो है मेरा उसको अचीव करने के लिए मैं बाहर जाऊंगा। दैट इज ये पूरा प्रोसेस जो है वो है मेरा प्लानिंग। ओके, तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग था ये। अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो हमारे पास मिशेल की एक डेफिनेशन आती है यहाँ पे, जिसके अंदर बोला जाता है प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रिटेटेड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलप a strategy to achieve desired objective, to solve problems and to facilitate actions। तो इसके अंदर मेनली कुछ चीजों के बारे में बात करी। फर्स्ट वन इज टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी। हमारा सबसे पहला कि एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करो, तो वो स्ट्रैटेजी डेवलप करना ही प्लानिंग है। ओके, अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरा फाइनल गोल क्या है, मार्केट तक सामान लेके आना। उस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पूरी चीजों को स्ट्रैटेजाइज कर सकता हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी बनाना ही प्लानिंग है। अब आगे बात करते हैं हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग करने का। तो हमारे पास सबसे पहला आता है कि देखो, अगर मैं चीजों को प्लान ना करूं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाते हैं। मान लो मेरे मार्केट जाना था, मैंने अच्छे से प्लान नहीं किया, कई बार पैसे कम पड़ गए, हो सकता है सामान ज्यादा हो गया, मैं बैग लेके आना भूल गया। तो एकदम से जो इमीडिएसी आ जाती है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा अर्जेंसी सी आ जाती है कि मुझे एकदम से कुछ करना है, तो वो जो परेशानियां वो नहीं आएगी अगर तुम पहले से सोच के रखोगे, उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। तो सेकेंड चीज इसके अंदर आती है कि एक अच्छा कंट्रोल बना रहेगा सारी एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज मैं करने वाला हूं उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा अगर तुम उस चीज को अच्छी तरीके से प्लान कर लोगे। तो थर्ड आता है इसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है जैसे कि शादी और फंक्शन का होता है, अगर सारे कोऑर्डिनेट ना करें तो क्या प्रॉपरली फंक्शन हो सकता है? कभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है चांसेस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे जहां पे प्लानिंग होगा, क्योंकि हमने प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज कर रखा है, सबको उसके ड्यूटीज को असाइन कर रखा है, तो कभी भी ऐसा दिक्कत आ ही नहीं पाएगा। फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जो वेस्टफुलनेस ऑफ एक्टिविटीज है, हमारा जो हम काम इधर उधर के फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तरीके से चीजों को प्लान किया जाए तो। फिर आता है एनहेंस क्रिएटिविटी। हमारी क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगा, हम कितनी अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं। मैरिज फंक्शंस करवाने वाले जो होते हैं, मैरिज ब्यूरोज वगैरह, वो काम क्या करते हैं, उनका काम ही यही होता है, चीजों को वो अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग ही काम है उनका। सोच रहे हो कि हम जो काम हम खुद भी कर सकते हैं, वो उसी काम को करने के लिए पैसे चार्ज करते हैं लोगों से, और अच्छा खासा अमाउंट। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से प्लान करना है चीजों को। ओके, तो हमारी क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। अगर चीजों को तरीके से प्लान करके चलोगे, अपनी स्पोर्टिंग की एक्टिविटीज को भी, कि मुझे किस टाइम पे किस टाइप की ट्रेनिंग करनी है ताकि मेरी अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए, तो ओवरऑल आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो होगा वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
तो ये था मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पार्ट नंबर 2, वेरियस कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंट कमिटीज क्यों बैठाई जाती है और उसको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। अगर मैं कमिटीज के बारे में बात करूँ ना, तो मेनली ऐसा है कि मुझे अगर कोई भी काम करना है ना, तो मैंने कुछ एक ग्रुप बना दिया लोगों का कि भाई तुम ये काम संभालो। ओके, तो वो जो ग्रुप है वो कमिटी है, क्योंकि उसको प्रॉपरली एक काम असाइन किया गया है कि वो उनको वो काम करना है। ओके, अब क्या होगा, या तो अथॉरिटी वो सारा खुद ही सब कुछ संभाल ले, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इवेंट जो होता है वो बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो कमिटीज जो होती है वो फर्दर डेलीगेट कर देती है अपनी पावर्स को। अब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आ गया, डेलीगेट, ठीक है, जिसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर कॉमर्स के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर वो जनरली ये चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन बाकी बच्चों के लिए अगर मैं समझाऊं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, आपके स्कूल के अंदर जो क्लास टीचर होंगी आपकी, उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी और एक मॉनिटर को असाइन कर दिया कि अब मॉनिटर, जब मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं हूं तो आपकी ड्यूटी है कि आप इन सबको संभालो। ठीक है, तो वो जो संभालने की उसको ड्यूटी मिली है, वो एक पावर मिली है कि वो तुम सबको कंट्रोल करेगा। है तो आपका फ्रेंड ही, लेकिन उसको एक सुपीरियरिटी दे दिया कि भाई तुम सबको कंट्रोल करेगा। तो वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी बड़े से छोटे वालों को अपनी पावर को देना। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ट्स देखते हैं कि किस किस तरीके से हम अपनी पावर को डेलीगेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है जो अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव कमेटी को। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका काम है चीजों को एग्जीक्यूट करना, तो उसके लिए वो वेरियस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना देगी फॉर अलग अलग पर्पसेस। ठीक है, तो जैसे कि मान लो पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी कमेटी बना दी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कमेटी बना दी। तो इवेंट के अंदर जितने भी काम होंगे, हर काम के लिए एक सेपरेट कमेटी को सेटअप कर दिया जाएगा। अब उससे फायदा क्या होगा, अगर मुझे किसी भी काम के अंदर प्रॉब्लम होगा तो मैं उस कमेटी वाले के हेड को पकड़ सकता हूँ और बोल सकता हूँ हाँ काम क्यों नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए अब अकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है अपनी कमिटीज को पावर को डेलीगेट करने का और काम अच्छी तरीके से करवाने का। ओके, अब बात करते हैं हम इसके अंदर प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, यानी टूर्नामेंट होने से पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन कमिटीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहला इनका कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि बजट को प्रिपेयर करना, कि एक इवेंट के अंदर कितना खर्चा होने वाला है उस बजट को प्रिपेयर करना। सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम्स, कि हम स्केड्यूल कैसे करें, पहले क्या होगा, पहले ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए, फिर मुझे किन किन चीज़ों का ऑर्गेनाइज करना है, फिर हम कैसे कैसे करेंगे, तो वो सारे चीज़ों को प्लान करना है, कि स्केड्यूल बनाना, वो भी काम है किसका, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। ठीक है, या मैं पूरी बोलूं कमेटी का काम है। ओके, फिर आता है ग्राउंड को प्रिपेयर करना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को अरेंज करना। ठीक है, और डिफरेंट जो कमिटीज हमने अंदर फर्दर डेलीगेट करी तो उनको भी नजर रखना, तो कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारे काम टूर्नामेंट से पहले होने चाहिए। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन निकालना कि डेट, टाइम और मतलब किस जगह पे होने वाला है, किस टाइम पे होगा, उन सबको सेट करना, वो भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज का ही काम है। साथ ही साथ प्राइजेस सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट करना, एंट्री फॉर्म भरवाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम कौन करेगी, हमारी कमिटीज करेगी टूर्नामेंट से पहले। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट चलते चलते उन कमिटीज का क्या काम है। काम उनका खत्म नहीं होगा, टूर्नामेंट चलते चलते भी उनका काम चलता रहेगा। तो उनका काम होगा कि भाई इंश्योर करना कि सारे अरेंजमेंट प्रॉपरली हो रखे हैं कि नहीं हो रखे, कोर्ट ट्रैक्स इन सबको चेक करना कि सब कुछ सही कंडीशन में है कि नहीं है। अगर किसी को फर्स्ट एड या मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो वो उसको असिस्ट करना, स्कोर शीट को प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, ये कुछ उसके बेसिक
हमारा फंक्शंस है या ड्यूटीज है जो कि एक कमेटी को निभाने पड़ेंगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब लास्ट आता है हमारे पास पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका है लेकिन उनकी ड्यूटीज खत्म नहीं हुई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हुई है। अब उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब भी करनी पड़ेगी, जैसे कि प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी जीते होंगे उनको प्राइजेस देना, सर्टिफिकेट्स देना, एक डिटेल्ड रिजल्ट निकालना कि हाँ कब कौन किस तरीके से जीता, कैसे कैसे फर्दर आगे हमारा स्केड्यूल बढ़ा। ठीक है, अगर किसी से सिक्योरिटी फंड लिया था तो उसको रिफंड करो। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो, सारी पेमेंट्स करो ऑफिशियल्स की, जितने भी रेफरीज होंगे, बाकी के जो लोग होंगे उन सबको पे करो, उन सबको टूर्नामेंट के बाद पे किया जाता है। ओके, फिर आता है लास्ट हमारे पास जितने भी एक्सपेंडिचर हुए उन सबको पे करने के बाद जो हमारे मोमेंटोज देना, मोमेंटो होता है ना कि कोई भी गेस्ट आया, चीफ गेस्ट लेके आया, ठीक है, तो उनको हम एक मेडल या ट्रॉफी सा दे देते हैं कि हाँ हमारी तरफ से आपके आने के लिए हम आपको ये मोमेंटो सा देना चाहते हैं। तो ये सारी ड्यूटीज एक कमेटी को पूरी करनी पड़ती है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।